बीते कुछ सालों में हमें इंडिया में बहुत से मर्डर केसेस देखने को मिले हैं जिनमें हमने मासूम से दिखने वाले लोगों के पीछे की हैवानियत का खौफनाक चेहरा देखा है। ऐसी ही एक घटना हमें हाल ही में मुंबई में देखने को मिली जिसे पुलिस कभी सुलझा नहीं पाएगी। ये कहानी है मुंबई के मीरा रोड के एक बिल्डिंग में मौजूद रूम नंबर 704 के पीछे हुई एक ऐसी खौफनाक वारदात की जिसने रातों रात पूरे मुंबई में एक सनसनी पैदा कर दी। मुंबई से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। The shocking murder of a young woman is not something we're unused to in this country. कुछ टाइम में स्टिंग आ रहा था 2 दिन से, तो हमें लगा कि कोई एनिमल मर गया रहेगा, इसके से स्टिंग आ रहा है। मुंबई के मीरा रोड इलाके में दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। 4 जून 2023 मीरा रोड मुंबई। मुंबई के मीरा रोड में मौजूद एक सोसाइटी गीता आकाशदीप बिल्डिंग में 4 जून की सुबह अचानक से पड़ोसियों को बहुत ही तेज बदबू आने लगी। ये बदबू सबसे ज्यादा इस बिल्डिंग के 7वीं मंजिल से आ रहा था, पर पूरे बिल्डिंग में फैले हुए इस बदबू की वजह किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। इस बिल्डिंग के 7वीं मंजिल पर 4 फ्लैट्स थे। फ्लैट नंबर 701, 702, 703 और 704, जिनमें फ्लैट नंबर 701, 702 और 703 में 3 फैमिली रहा करती थी। ये सभी एक दूसरे से काफी घुले मिले थे और इनकी रोजाना बातचीत हुआ करती थी। पर फ्लैट नंबर 704 में रहने वाला परिवार थोड़ा अजीब था। इस परिवार में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, मनोज साने जिसकी उम्र 56 साल थी और उसकी गर्लफ्रेंड सरस्वती वैद्य जिसकी उम्र महज 34 साल की थी। अब मैं यहाँ गर्लफ्रेंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की शादी नहीं हुई थी और ये दोनों एक साथ इस अपार्टमेंट में रहा करते थे। पर इन दोनों से जुड़ी एक अजीब बात ये थी कि ये बाकी लोगों से काफी कटे हुए थे। ना ही ये बिल्डिंग के दूसरे लोगों से ज्यादा बातचीत करते थे और ना ही सोसाइटी के किसी फंक्शन का हिस्सा बनते थे। बिल्डिंग के लोगों को भी इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। सभी को बस यही लगता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। 5 जून यानी अगले दिन बिल्डिंग में आने वाली ये बदबू अब और भी बढ़ गई, जिससे परेशान होकर फ्लैट नंबर 702 में रहने वाले श्रीवास्तव फैमिली ने अपने पूरे घर में साफ सफाई किया। उन्होंने ये सोचा कि शायद घर के किसी कोने में कोई चूहा मर गया है जिससे ये बदबू आ रही है, पर उन्हें अपने घर में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये बदबू आती। इसके बाद उन्होंने उस फ्लोर पर रहने वाले बाकी 2 फैमिलीज जो फ्लैट नंबर 701 और 703 में रहते थे उनसे भी अपने घर में ये देखने के लिए कहा कि कहीं उनके घर में तो कुछ नहीं। इसके अलावा बिल्डिंग के टेरेस पे भी लोगों ने साफ सफाई की, पर किसी को भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये बदबू आ सके। अब बचा था सिर्फ फ्लैट नंबर 704 और सभी को ये शक हो गया था कि हो ना हो ये बदबू फ्लैट नंबर 704 से ही आ रही थी। पर क्योंकि इस फ्लैट में रहने वाला परिवार किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था, इसीलिए पड़ोसियों का ये पता कर पाना बेहद मुश्किल था कि आखिर इस बदबू की वजह क्या है। लगभग 2 दिन बीत चुके थे और 7th फ्लोर पर फैली ये बदबू अब काफी बढ़ गई थी, जिससे इस फ्लोर पर रहने वाले सभी फैमिलीज अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब ये काफी साफ हो चुका था कि ये बदबू रूम नंबर 704 से ही आ रही थी। इसी बीच कुछ पड़ोसियों ने यह भी नोटिस किया कि ये बदबू सुबह और शाम के वक्त कम होती है और दोपहर के वक्त जब मनोज घर पे नहीं होता तब ये काफी तेज हो जाती है। इसके अलावा पड़ोसियों ने पिछले कुछ दिनों से सरस्वती को भी नहीं देखा था और ना ही इस घर में किसी तरह का हलचल था, जिससे पड़ोसियों को ये शक होने लगा था कि शायद इस घर में कुछ गड़बड़ है। 2 दिन बाद यानी 6 जून की रात में बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को और एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। सोसाइटी के कई लोगों ने ये शिकायत की कि बिल्डिंग का ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है और उनके पाइप जाम हो चुके हैं। इसके अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पड़ोसियों का शक अब एक डर में तब्दील हो गया। 7 जून के दिन दोपहर के वक्त जब श्रीवास्तव फैमिली का बड़ा बेटा सोमेश लंच टाइम पर जब घर आया तो रूम नंबर 704 के दरवाजे से उसे बहुत ही तेज बदबू आई। इससे परेशान होकर उसने मनोज से बात करने के लिए दरवाजे पर ठकठकाना शुरू किया, पर काफी देर तक इंतजार के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद सोमेश को अचानक उस घर के अंदर किसी के स्प्रे मारने की आवाज आने लगी और कुछ ही मिनटों में दरवाजे के बाहर पूरे लॉबी में होम फ्रेशनर की खुशबू फैल गई। इसके बाद सोमेश ने एक बार फिर दरवाजे पर खटखटाया, पर तकरीबन 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी ना ही किसी ने अंदर से कोई आवाज दी और ना ही किसी ने दरवाजा खोला। इस घटना से सोमेश का शक अब हकीकत में तब्दील हो गया था और वो तुरंत ही इस बात की शिकायत करने बिल्डिंग के नीचे सेक्रेटरी के पास पहुंचा। सोमेश के नीचे पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद उसने देखा कि मनोज हाथ में एक बैग लिए बड़े ही जल्दबाजी में बिल्डिंग से बाहर जा रहा था। उसे देखते ही सोमेश ने उसे रोककर कहा कि
पिछले कुछ दिनों से उन लोगों को मनोज के फ्लैट से अजीब सी बदबू आ रही है। शायद उनके घर में या विंडो पर कोई चूहा या किसी तरह का जानवर मर गया होगा। अगर मनोज को कोई दिक्कत ना हो तो एक बार वो चलकर उसके घर में देख ले कि बदबू आने की असल वजह क्या है। ये सुनते ही मनोज काफी घबरा गया और उसने कहा कि उसे अर्जेंट एक मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है। वो जब रात में घर वापस लौटेगा तो वो खुद ही अपने घर में एक बार छानबीन कर लेगा। और इतना कहकर मनोज वहां से निकल गया। मनोज को डरा हुआ देखकर सोमेश का शक अब और भी पुख्ता हो गया था। उसने तुरंत ही बिल्डिंग के सेक्रेटरी को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने नया नगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट रजिस्टर किया और पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी। चैप्टर 2। पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत ही गीता आकाशदीप बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 704 पर पहुंची। फ्लैट के बाहर पहुंचते ही पुलिस को जो बदबू आई उससे वहां मौजूद सभी पुलिस ऑफिसर्स तुरंत ये समझ गए कि आखिर ये बदबू किस चीज की थी। और इस वक्त तक आप भी ये समझ गए होंगे कि आखिर उस फ्लैट में क्या था। सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि दरवाजा खुलते ही उन्हें अंदर एक डेड बॉडी देखने मिलेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दरवाजा खुलते ही पूरे कमरे में बहुत तेज किसी चीज के सड़ने की बदबू भरी हुई थी। ये बदबू इतनी भयानक थी कि कई पुलिस ऑफिसर्स तुरंत उस रूम से निकलकर बाहर उल्टियां करने लगे। पुलिस ने तुरंत ही इस फ्लैट के हर एक कोने में छानबीन करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले इस फ्लैट के बाथरूम को चेक किया, पर वहां ऐसा कुछ नहीं था जिससे ये बदबू आ सके। इसके बाद पुलिस इस फ्लैट के बेडरूम की तरफ बढ़ी और बेडरूम में भी तलाशी करते हुए पुलिस को कोई डेड बॉडी नहीं मिली, पर उन्हें बेडरूम में एक बड़ा ट्री कटर, एक छोटे साइज का टाइल कटर, फर्श पर पड़ी हुई नीलगिरी तेल की 5 बॉटल और होम फ्रेशनर के 2 बॉटल मिले। इसके अलावा पुलिस को बेड पर किसी औरत के एक लंबी चोटी काट कर रखी हुई मिली। अब बस घर के किचन की तलाशी बची हुई थी और पुलिस के हाथ अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे थे। पर जैसे ही पुलिस घर के किचन में घुसी तो वहां सबसे ज्यादा बदबू आने लगी, जिससे सभी ये समझ गए थे कि बॉडी किचन में ही है। इसके बाद पुलिस ने फ्रिज और सारे ड्रॉवर्स को एक एक कर खोलना शुरू किया, पर पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। तलाशी करते वक्त पुलिस ने देखा कि किचन पर एक पैन रखा हुआ था और बगल में ही एक कुकर और कुछ चाकू चम्मच रखे हुए थे। ध्यान से देखने पर पुलिस ने पाया कि उस पैन पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए थे, जिसे देखने से ये पता चल रहा था कि मांस के उन टुकड़ों को पकाया गया था। पास में पड़े चाकू और चम्मच पर भी यही मांस के टुकड़े चिपके हुए थे और बगल में ही एक कुकर रखा हुआ था। पुलिस ने जब पास में पड़े कुकर को खोला तो उसमें भी उन्हें मांस के कुछ टुकड़े मिले, जिन्हें उबालकर पकाया गया था। जब सभी लोग मांस के इस टुकड़ों को देखकर सोच में पड़े हुए थे, तभी एक ऑफिसर की नजर किचन के कोनों में रखे 3 बाल्टियों पर पड़ी, जिन्हें ऊपर से ढककर रखा हुआ था। इन बाल्टियों पर लगे ढक्कन को हटाते ही उस कमरे में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। ये तीनों बाल्टियां खून से भरी हुई थी और इनमें छोटे छोटे मांस के टुकड़े तैर रहे थे। पहले 2 बाल्टियों को देखने से तो पुलिस को कुछ समझ नहीं आया कि ये टुकड़े किस चीज के थे, पर जैसे ही उन्होंने तीसरी बाल्टी को खोला तो उसमें पुलिस को एक कटे हुए पैर का हिस्सा मिला। ये देखते ही सभी समझ गए कि बेडरूम में पड़ी हुई बालों की चोटी और किचन में पड़े हुए टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि इस फ्लैट में रहने वाली सरस्वती वैद्य की थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से किसी ने भी उसे देखा नहीं था। पुलिस ने तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुलाकर इन टुकड़ों की जांच के लिए उन्हें सर जे हॉस्पिटल में भेज दिया। और अब पुलिस इस फ्लैट में ही रुककर मनोज साने के घर वापस आने का इंतजार करने लगी। जब शाम के वक्त मनोज घर वापस आया तो अपने घर के बाहर पुलिस को देखते ही वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर उसके नीचे पहुंचते ही बिल्डिंग के लोगों ने तुरंत उसे दबोच लिया, क्योंकि तब तक पूरी बिल्डिंग में ये बात फैल चुकी थी कि फ्लैट नंबर 704 में एक औरत का कत्ल हुआ है। मनोज को गिरफ्त में लेने के बाद अब पुलिस ने मनोज से सवाल जवाब करना शुरू किया, पर मनोज अलग अलग बयान देकर पुलिस को गुमराह करने लगा। उसने पुलिस को बताते हुए कहा कि वो कुछ सालों से एक राशन की दुकान में काम कर रहा था, पर 29 मई 2023 को उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से घर में तनाव बढ़ने लगे थे और इसकी वजह से मनोज और सरस्वती में रोजाना झगड़े होने लगे थे, जिसके चलते सरस्वती ने 3 जून की सुबह जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जब मनोज ने देखा कि सरस्वती ने आत्महत्या कर ली है तो वो काफी डर गया और कहीं उस पर सरस्वती के कत्ल का इल्जाम न लग जाए। इसी बात से घबराकर उसने ये तय किया कि वो सरस्वती की बॉडी को टुकड़ों में काट कर डिस्पोज कर देगा, ताकि किसी को भी इस बात का पता ना चले। उसने पुलिस को ये भी बताया कि वो सरस्वती की बॉडी को पूरी तरह से डिस्पोज करने के बाद खुद भी आत्महत्या करने वाला था।
मनोज के इस बयान के बाद पुलिस को अब भी मनोज पर शक हो रहा था, क्योंकि मौकाए वारदात पर पुलिस को जितने भी सबूत मिले थे वो किसी भी तरह मनोज के बताए हुए इस कहानी से मेल जोल नहीं खा रहे थे। मनोज का फोन चेक करने पर पुलिस को उसके सर्च हिस्ट्री में कत्ल करने और बॉडी डिस्पोज करने से जुड़े बहुत से सर्च मिले थे। पुलिस को मनोज के घर से इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक मिला था, जिसे मनोज ने बोरीवली के एक दुकान से खरीदा था। इस दुकान के रजिस्टर में बेचे गए इंसेक्टिसाइड का नाम और बैच नंबर भी मनोज के फ्लैट में जब्त हुए इंसेक्टिसाइड से मैच हो गया था। इनके अलावा पुलिस को घर में नीलगिरी तेल के 5 बॉटल और एयर फ्रेशनर के 2 बॉटल मिले थे, जिन्हें मनोज ने मीरा रोड के एक ही दुकान से खरीदा था। मनोज ने इसी दुकान से उस दिन बटर मिल्क भी लिया था, जिसका इस्तेमाल मनोज ने आगे चलकर जहर मिलाने के लिए किया। ये सभी सबूत मनोज के सामने रखकर जब पुलिस ने सख्ती बनाते हुए मनोज से पूछताछ किया तो इस बार मनोज ने पुलिस को पूरी कहानी बताते हुए और एक बयान दिया। इस बार उसने पुलिस को बताते हुए कहा कि वो खुद एक अनाथ था और राशन की दुकान पर काम करते हुए उसकी मुलाकात सरस्वती से हुई थी। सरस्वती वैद्य भी एक अनाथ थी और ये दोनों ही अहमदनगर के रहने वाले थे। एक ही जिले के होने की वजह से इनके बीच बातचीत बढ़ने लगी और इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। इन दोनों की उम्र में तकरीबन 20 साल का फर्क था। इसके बावजूद साल 2015 में इन दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया और तब से ये दोनों मीरा रोड के इसी फ्लैट में एक साथ रहा करते थे। पर पिछले कुछ महीनों से मनोज और सरस्वती के बीच काफी झगड़े होने लगे थे और जब मनोज को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया तो आर्थिक तंगी की वजह से इनके बीच होने वाले झगड़े और भी बढ़ गए थे। इन सारी बातों के अलावा सरस्वती मनोज पर हमेशा शक करती थी और उससे हर छोटे छोटे बातों पर सवाल जवाब करने लगती। इन सारी बातों के चलते मनोज सरस्वती से काफी परेशान हो चुका था और इसी गुस्से में उसने ये तय किया कि वो सरस्वती से छुटकारा पाने के लिए उसे जान से मार देगा। मनोज ने अपने बयान में पुलिस को ये बताया कि उसने बटर मिल्क में कीटनाशक डालकर उसे सरस्वती को पिला दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पर मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वो डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए, इसीलिए उसने इंटरनेट पर अलग अलग तरीके ढूंढना शुरू किया और ऐसे ही एक दिन उसे सर्च करते वक्त श्रद्धा वालकर केस के बारे में पता चला। इस केस में अपराधी आफ्ताब पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर का कत्ल करके उसके बॉडी के टुकड़े कर दिए थे। इस केस के बारे में पढ़ते ही मनोज ने यह तय कर लिया था कि वो भी सरस्वती के बॉडी के टुकड़े करके उसे ठिकाने लगा देगा। पर 56 साल के मनोज ने यह सोच लिया था कि वो आफ्ताब पूना वाली गलती दोबारा नहीं करेगा और वो इस बार एक कदम आगे जाकर इस पूरी घटना को अंजाम देगा। उसने पहले ट्री कटर से सरस्वती के बॉडी को काटकर अलग किया और फिर टाइल कटर की मदद से पूरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसने इन सभी टुकड़ों को पानी से भरी बाल्टी में डालकर रख दिया ताकि मांस के अंदर से खून अलग हो जाए। अब इन सारे बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने के लिए मनोज रोज थोड़ा थोड़ा करके इन टुकड़ों पर नीलगिरी का तेल लगाता, जिससे उनसे आने वाली बदबू कम हो जाती। वो पहले इन टुकड़ों को कुकर में उबालता और फिर इन टुकड़ों को तवे पर भूनकर उन्हें अच्छे से पका दिया करता था। इसके बाद वो इन पकाए हुए टुकड़ों को एक थैली में भरता और रोज रात बिल्डिंग के आसपास के कुत्तों को खिला दिया करता था। डेड बॉडी की बदबू ज्यादा फैले नहीं, इसीलिए वो समय समय पर अपने पूरे रूम में होम फ्रेशनर मारा करता था। इसी तरह मनोज ने सरस्वती के डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कुछ पार्ट्स कुत्तों को खिलाए, कुछ पार्ट्स को उसने बिल्डिंग के आसपास मौजूद अलग अलग नालों में फेंक दिया और कुछ पार्ट्स को उसने अपने कमोड में डालकर फ्लश कर दिया था, जिससे उसकी बिल्डिंग के पाइप्स जाम हो गए थे। और इसी प्रॉब्लम पर बिल्डिंग के लोगों ने भी कंप्लेंट किया था कि बिल्डिंग का ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। पर इससे पहले कि मनोज इस पूरे वारदात को अंजाम दे पाता, उसके पड़ोसियों को घर से आने वाले बदबू के चलते इस घटना की भनक लग गई और वक्त रहते मनोज साने पुलिस के गिरफ्त में आ गया। ये तो थी इस केस की पूरी कहानी, पर अब बात करते हैं इस केस के उस पहलू की जो शायद इसे आज तक का सबसे पेचीदा और कभी ना सॉल्व होने वाला केस बना देता है। कानून के मुताबिक किसी भी कत्ल को साबित करने के लिए डेड बॉडी का होना बेहद ही जरूरी होता है, पर क्योंकि इस केस में बॉडी बची ही नहीं है, इसीलिए पोस्टमार्टम करके ये पता लगाना नामुमकिन है कि सरस्वती वैद्य ने वाकई में खुदकुशी की थी या मनोज ने जहर देकर या किसी दूसरे तरीके से उसका कत्ल किया था। अब भले ही मनोज ने अपने बयान में ये कबूल कर लिया था कि उसने ही सरस्वती का कत्ल किया, पर इस बयान पर भी हमारा कानून उसे कातिल नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मनोज आए दिन अपने बयान बदलता रहता है और पुख्ता सबूत न होने की वजह से ये भी हो सकता है कि जब मनोज को अदालत में पेश किया जाए तो वो सुनवाई के वक्त भी अपना बयान बदल ले। इस तरह मनोज ने बेहद शातिर तरीके से एक ऐसे कत्ल के वारदात को अंजाम दिया जिसे सुलझा पाना नामुमकिन सा ही है। मनोज साने अब भी पुलिस कस्टडी में है और कोर्ट में ये केस अब भी चल रहा है, पर शायद अपने चालाक दिमाग
और बेहद शातिर प्लानिंग के चलते मनोज साहनी को हमारा कानून कभी भी कातिल साबित नहीं कर पाएगा और डेड बॉडी को डिस्पोज करने के अपराध में उसे महज कुछ ही सालों की सजा के बाद रिहाई मिल जाएगी। दोस्तों, ये थी रूम नंबर 704 के पीछे हुई कत्ल की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप भी सतर्क रहें। हो सकता है कि आपके भी आसपास कोई ऐसा कातिल मौजूद हो।